हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधा जी क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर में राजनीतिक विज्ञान प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारा डिस्कशन कंटिन्यू हो रहा है, जिसमें लेक्चर नंबर 24 लेक्चर नंबर 23 का ही ये सेकेंड भाग है, जो अभी जस्ट पहले आपने देखा है दोस्तों, जिसमें राजनीतिक दलों पर हमारा डिस्कशन चल रहा था। लेकिन काफी लंबा लेक्चर होने के कारण या कुछ और भी अन्य छुपे हुए कुछ कार्य थे, जिनके कारण से हमें ये सेकेंड भाग लेकर आना पड़ा इसका। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करेंगे अपना सेकेंड भाग। सेकेंड भाग की शुरुआत करते हैं लेक्चर नंबर 24, जो 23 का ही सेकेंड भाग है। ठीक है, राजनीतिक पार्टीज पर। ठीक है, शुरुआत करें उससे पहले दोस्तों, प्लेलिस्ट पर सभी क्लासेस आपके लिए अपलोड कर दी गई है। सभी क्लासेस पूरी अरेंज कर दी गई है, लेक्चर वाइज, सीरीज वाइज आप देख सकते हैं वहां जाकर के। और व्हाट्सएप नंबर आप देख ही रहे हैं यहाँ पर। इसके अलावा टेलीग्राम पर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम लिंक आपको दिख रही है दोस्तों। लोधा जी क्लासेस नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है, जो जल्दी से ज्वाइन कर ले, ताकि आप फर्स्ट ईयर से लेकर के लास्ट ईयर तक आप हमारे साथ बने रहें। और इन सब के अलावा दोस्तों, आपको सभी टॉपिक पूरे विस्तार पूर्वक हम आपको कंटिन्यूअसली थर्ड ईयर तक देते रहेंगे। इसके अलावा अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करना चाहेंगे दोस्तों, तो हम बीए के बाद में आपको वो भी निःशुल्क रूप से ही करवाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन आज का दोस्तों। इस सेशन के अंतर्गत हम बात कर चुके थे राजनीतिक दलों में, बात कर चुके थे दोस्तों अर्थ व्याख्या तत्व और महत्व पर। हमारा जो है विशेषताओं वाला कंसेप्ट बचा हुआ था, तो डायरेक्ट हम उसी पर मूव करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम विशेषताओं के पर मूव करेंगे। चलिए, विशेषताओं में दोस्तों ये 10 पॉइंटों पर हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ये जो 10 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, इन 10 ही पॉइंटों पर हम विस्तार से इसमें वन बाय वन करके सभी पर पूरे समग्र रूप से चर्चा करेंगे, जिसमें समझेंगे पूरी डिटेल में दोस्तों, जिससे कि आपके राजनीतिक दलों से लेकर के अगर कोई कंसेप्ट में कहीं पर कंफ्यूजन होगी तो वो कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी। और साथ ही साथ में इसकी विशेषताओं के तहत आपका पक्ष और विपक्ष दोनों पक्ष भी तैयार होते चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, विशेषताओं के अंतर्गत गुण और दोष दोनों होते हैं, लाभ और हानि दोनों होती है, पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्ष इसके अंतर्गत होते हैं विशेषताओं में। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, 10 ही पॉइंटों पर हम समग्र रूप से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 10 पॉइंट आप देख पा रहे हैं। बहुदलीय पद्धति प्रधानता की स्थिति में एक एक पढ़ने से कोई मतलब नहीं। चलिए अंदर चल के ही हम इसको डिस्कस करेंगे। ये 10 पॉइंट में आपके लिए समग्र रूप से डिस्प्ले इसलिए करता हूँ, इसे ही नहीं करता हूँ दोस्तों, इसे टाइम नहीं देता हूँ यहाँ पर बनवाने के लिए। जो हम डिस्कस अंदर करने वाले हैं स्लाइड के अंदर, उसको पूरे समग्र रूप से बाहर टाइटल के रूप में एक समझा दिए जाने के लिए आपको जो 10 पॉइंट मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ, उसका एक विशेष कारण है दोस्तों। कारण ये है कि जब भी आप एग्जाम में आंसर राइटिंग करेंगे और जब कभी ऐसा मुद्दा आपके सामने, जैसे कि अभी इसी विशेषताओं को ले लीजिए, मान लेते हैं कि आपको एग्जाम में राजनीतिक दलों की विशेषताएं लिखने के लिए दे दी गई है। ठीक है ना, तो आप इसी प्रकार से स्टार्ट करेंगे, आंसर राइटिंग में इसी प्रकार से स्टार्ट करेंगे। जो 10 पॉइंट आप अंदर एक्सप्लेन करने वाले हैं, उन 10 ही पॉइंटों को पहले पेज पे ही समझाएंगे कि साहब हम अंदर इन 10 पॉइंटों पर विस्तार से बात करेंगे। ठीक है, तो आपकी आंसर राइटिंग के समय जो कॉपी होती है ना, कॉपी का जो फॉर्मेट होना चाहिए आंसर राइटिंग का, उसी फॉर्मेट में हम आपको यहाँ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आपको किसी प्रकार की तकलीफ ना आए आंसर राइटिंग करने में। सब कुछ याद होते हुए भी आपके साथ में ऐसा ना हो कि सर सब कुछ याद था लेकिन फिर भी नंबर कम आए, वो समस्या आपकी खत्म हो जाएगी इसके साथ। चलिए वन बाय वन करके शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले दोस्तों, ये जो स्लाइड है, इसमें जो डाटा है, ये आप लोगों के लिए लाया हूं। जब पीडीएफ डाउनलोड करेंगे तो इसको विस्तार से पढ़ना, ये सब आप लोगों के लिए ही। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन करके 10 ही पॉइंटों को दोस्तों हम थोड़ा सा जल्दी से फिनिश करेंगे। ठीक है, हालांकि विस्तार से ही बात करेंगे, विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए फटाफट आ जाइए स्लाइड पर और शुरू करते हैं अपना आज का डिस्कशन। दोस्तों, भारत में ब्रिटेन या अमेरिका की तरह दो दलीय पद्धति नहीं बल्कि बहुदलीय पद्धति है। आप भली भांति रूप से जानते हैं पॉइंट क्या है, टॉपिक क्या है, बहुदलीय पद्धति। तो बहुदलीय पद्धति क्या होती है, इसको पहले व्यवहारिक रूप से आप समझेंगे। एक दलीय पद्धति मतलब किसी देश में, जिस देश में एक ही प्रकार का दल हो, एक दलीय पद्धति कहलाएगी। जिस देश में द्विदलीय पद्धति अर्थात कि दो दलों का विशेष प्रभाव हो, द्विदलीय पद्धति कहलाती है। दो प्रमुख दल होंगे और बाकी जितने भी दल होंगे वो उन दो दलों से अटैच होंगे, तो वहां द्विदलीय पद्धति होगी।
और बहुदलीय पद्धति का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे दो या दो से अधिक राजनीतिक दल है उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत या उस देश में, तो वो दलीय व्यवस्था बहुदलीय पद्धति कहलाती है। ठीक है, तो इसी से स्पष्ट हो जाता है कि भारत में तो बहुदलीय पद्धति है, क्योंकि दो से अधिक राजनीतिक दल है, बहुत सारे दल हैं। अगर ऐसे देखा जाए तो 6 प्रकार के तो राष्ट्रीय दल है दोस्तों, 6 तो ऐसे दल हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं। ठीक है, इसमें क्षेत्रीय स्तर के तो बहुत सारे हैं, राज्य स्तर के बहुत सारे दल हैं, है ना। तो इस कारण से भारत में ब्रिटेन या अमेरिका की तरह जो है द्विदलीय पद्धति नहीं है, बल्कि बहुदलीय पद्धति पर आधारित है भारतीय दलीय व्यवस्था। लोकसभा में 25 से अधिक, देखिए ध्यान दीजिएगा, लोकसभा में मतलब केंद्र के लेवल पर 25 से अधिक, और राज्य के स्तर पर अगर बात करें विधानसभा में तो 40 से भी ज्यादा राजनीतिक दल है। लोकसभा में 25 से भी ज्यादा, और राज्य की विधानमंडलों की बात करोगे विधान के लेवल पर तो 40 से भी ज्यादा राजनीतिक दल है। इस कारण से हम भारतीय दलीय व्यवस्था को बहुदलीय पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों 10वीं लोकसभा के चुनाव में 9 राजनीतिक दलों को अखिल भारतीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। कब? 10वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ था उस समय, 10वीं लोकसभा के चुनाव के समय में 9 राजनीतिक दल ऐसे थे जिन्हें अखिल भारतीय अर्थात राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में मान्यता दी गई थी, और इन चुनावों में लगभग 30 राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारे थे। इन राजनीतिक दलों में से कुछ का स्वरूप केवल कहने भर के लिए है और इनका प्रभाव क्षेत्र बहुत सीमित था। अब जरा समझिए इस बात को, क्या बोलना चाहते हैं ये। 10वीं लोकसभा का जब चुनाव हुआ था 10वीं लोकसभा का चुनाव है ना, अर्थात कि हमारी भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत ये प्रारंभिक दौर की ही बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो उस समय दोस्तों 9 राजनीतिक दल जो थे उन्हें राष्ट्रीय स्तर के दलों का दर्जा दिया गया था, लेकिन उनमें से कोई भी प्रभावशाली नहीं रहा। कहां प्रभावशाली था, आप खुद देखते आए हैं। 2014 में जब 16वीं लोकसभा का गठन हुआ था, 2014 में जब 16वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, तब जाकर के सत्ता पलट हुई थी, है ना। बीजेपी कांग्रेस को हटा करके बीजेपी स्थापित हुई थी सत्ता में, है ना। तो उस समय जाकर के हमारी दलीय व्यवस्था में कुछ परिवर्तन देखने को मिला था। लेकिन उससे पहले हालांकि कई बार ऐसी घटनाएं घटती रही बीच बीच में, लेकिन वास्तविक रूप से जो बदलाव होना चाहिए था दलीय व्यवस्था के अंतर्गत वो नहीं हो पाया 2014 से पहले तक। ठीक है ना, क्योंकि एक मात्र जो राष्ट्रीय लेवल की जो कांग्रेस पार्टी थी, हालांकि उसी में विभाजन होते रहे, वो टूटती रही, बिखरती रही, लेकिन लड़खड़ाते हुए, लेकिन किसी भी प्रकार से चलती रही, 2014 तक आती रही, किसी न किसी पर कभी हारी कभी जीती इस प्रकार से। लेकिन जो दलीय व्यवस्था में वास्तविक परिवर्तन हमको देखने को मिला है वो 2014 की 16वीं लोकसभा के चुनाव में देखने को मिला है ना। तो राज्यों में नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए, राज्यों की विधानसभाओं में इस प्रकार के अनेक दलों के अस्तित्व ने राजनीतिक स्थायित्व को भी जन्म दिया, स्थायित्व को जन्म दिया, और इस बहुदलीय पद्धति को भारतीय लोकतंत्र के हित में नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए इसका एक आलोचना कर दी गई है कि जिस प्रकार की ये बहुदलीय पद्धति, देखिए बहुदलीय पद्धति हो वो ठीक है, लेकिन जितने भी दल चुनाव में उतर रहे हैं वो सबके सब प्रभावशाली होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जनता के सामने आप आ रहे हो, जनता आपको थोड़ा बहुत जिता भी रही है और उसके बाद में आप किसी अन्य पार्टी में जाकर मिल रहे हो, मतलब आपका प्रभाव ही नहीं है, तो फिर वो गलत हो जाएगा। जिसे हम बोलते हैं ना मिलीजुली सरकार। ठीक है, तो वो जनता के हित के लिए या लोकतंत्र के हित के लिए एक खतरनाक साबित हो सकता है इस प्रकार की दलीय व्यवस्था, है ना। तो यहाँ पर यही बात कहने का प्रयास किया गया है कि इस प्रकार के जो दल हैं, दल का अस्तित्व, जिस प्रकार के दलों ने जहां आज जो स्थायित्व हो रहे हैं, इन्होंने हालांकि राजनीति में स्थायित्व तो प्रदान किया है, लेकिन लोकतंत्र के लिए बहुदलीय पद्धति उचित नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रधानता के लिए प्रतियोगिता की स्थिति। प्रधानता के लिए प्रतियोगिता की स्थिति मतलब ये
कि काफी लंबे समय से देश की आजादी से लेकर के काफी लंबे समय तक लगभग दोस्तों 1998 के समय तक या 1960 भी कह सकते हो आप, तब तक जो है पूरे शासन व्यवस्था पर एक ही दल का वर्चस्व जमा रहा, कांग्रेस दल का। ठीक है ना, कांग्रेस दल का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। लेकिन इसके बीच में भी और बाद में भी कुछ इस प्रकार से इनमें गुटबंदियां हुई, कुछ इस प्रकार से इनका विभाजन हुआ, टूट फूट हुई इन पार्टियों में, या कहें कि बाद में चल करके कुछ इतने दल आने लगे, बहुदलीय व्यवस्था होने के कारण इतने दल उत्पन्न होने लगे कि उन दलों ने दोस्तों अन्य जो प्रभावशाली दल थे उनकी प्रभावशीलता पर ही खतरा उत्पन्न कर दिया, उनको प्रभावशाली नहीं बनने दिया, अर्थात की जो उनकी प्रधानता थी उस प्रधानता को ही खतरे में डाल करके उसकी प्रधानता को समाप्त करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो चलिए इसको जरा एक बार समझते हैं अच्छे से। आइए स्लाइड पर। 9वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व भारत की बहुदलीय व्यवस्था में एक राजनीतिक दल को प्रधानता प्राप्त थी। कब? 9वीं जो लोकसभा चुनाव जब हुए थे, अर्थात प्रारंभ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी हमारी, उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों को प्रधानता प्राप्त थी, मतलब प्रधान थे वो, उनका प्रभाव था उस समय शासन व्यवस्था पे या राजनीतिक व्यवस्था में। ठीक है, लेकिन इन लोकसभा चुनावों से भारतीय राजनीति में एक दल की प्रधानता वाली स्थिति से निकलकर उस स्थिति में प्रवेश किया जिसमें विभिन्न दलों में प्रधानता प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिता प्रारंभ हो गई। तो अब क्या हो चुका था कि विभिन्न दल अब राजनीति में प्राथमिक बनने के लिए, प्रधानता प्रभावपूर्ण बनने के लिए जो है अब प्रतियोगिता की दौड़ में शामिल हो चुके थे, प्रतियोगिता में लग चुके थे। ठीक है, 10वीं लोकसभा के चुनाव भारत के राजनीतिक मानचित्र की अस्पष्टता को बहुत थोड़ी सीमा तक ही दूर कर पाए और 1991 से 95 के मध्य तक यह अस्पष्टता बनी हुई थी। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट का तो कोई अस्तित्व ही नहीं आता है कि 9वीं लोकसभा से में जो अस्पष्टता थी राजनीतिक व्यवस्था में वो कंटिन्यू बनी रही, इसको तो बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1996 से 1998 तक भी दोस्तों जो है यहाँ पर इसी प्रकार की अस्पष्टता राजनीतिक व्यवस्था में बनी रही थी। ठीक है, 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए हुए चुनावों के बाद देश में दलीय स्थिति में व्यापक परिवर्तन सामने आया, व्यापक परिवर्तन हुआ। कब? 16वीं लोकसभा में, जब 2014 में बीजेपी जीतकर आई थी, पूर्ण बहुमत से आई थी। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट पर बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन और दलीय व्यवस्था में अस्थायित्व। राजनीतिक दलों में बिखराव, विभाजन या दलीय व्यवस्था में अस्थायित्व, सिंपल सा अर्थ है। राजनीति देखिए क्या समझते हैं आप, जैसे कि मान ले कांग्रेस पार्टी है, तो क्या कांग्रेस पार्टी, जिस पार्टी को आप जानते हैं, क्या ये वही पार्टी है जो स्वतंत्रता से पहले 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निर्माण हुआ था? क्या वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है आज? बल्कि नहीं, इसका कई बार विभाजन हुआ है दोस्तों, कई बार ये टूटी है। टूटने के बाद में आखिरी में अंत में जाकर के 1994 में फिर से इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम धारण किया है। ठीक है ना, किसके नेतृत्व में? तो इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है ना, तो इस प्रकार से विभिन्न राजनीतिक पार्टियों में भी दोस्तों विभाजन होते हैं, अंदर ही अंदर गुटबंदी होती रहती है। गुटबंदी कैसी? व्यवहारिक रूप से आप समझते हैं अच्छे तरीके से। अभी वर्तमान की दोस्तों, अभी कुछ समय पूर्व की अगर बात करें तो जब अभी पिछली बार जब दोस्तों विधानसभा के चुनाव हुए थे तो विधानसभा के चुनाव में क्या हुआ था कि चेहरा किसी और का, मुख्यमंत्री बनाने के लिए चेहरा किसी और का रख दिया सामने, है ना। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, अन्यथा थोड़ा सा शब्द अनुचित हो जाएंगे, है ना, क्योंकि एक टीचर की एक मर्यादा होती है और वही टीचर उचित है जो अपनी मर्यादा का ध्यान रखे, अपनी मर्यादा के अंदर रहे। इसीलिए दोस्तों मैं किसी विशेष का नाम नहीं ले सकता, किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं ले सकता, है ना। तो मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि जब चुनाव होते हैं, आम चुनाव जो होते हैं, तो आम चुनाव में होता क्या है आजकल कि चेहरा किसी और का रख दिया जाता है और उसके नाम पर वोट ले जाते हैं और उसके जीतने के बाद में उस पार्टी के द्वारा उस व्यक्ति को वो सीट नहीं दी जाती है। सीट अर्थात कि अगर हो सकता मुख्यमंत्री का के नाम से चेहरा दिखाकर उसको वोट लिए गए जनता से, तो उस व्यक्ति को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है। अब मान लीजिए मुख्यमंत्री किसी और को बना दिया गया है, तो अब जो व्यक्ति जीत कर आया है तो क्या उसको जो है ये स्वीकार्य होगा?
बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगा। वो क्या करेगा, अब उस पार्टी के अंदर ही सोचेगा कि अब मुझे अलग से पार्टी बनानी है, तो उसके सहयोगी जितने होंगे उनको अलग लेकर जाने की का प्रयास करेगा। तो इसको ही दोस्तों, जो पार्टी के अंदर मनमुटाव होता है, इसी को बोलते हैं गुटबंदी। ठीक है ना, पार्टी के अंदर गुटबंदी। तो पार्टी का बिखराव ऐसे ही प्रारंभ होता है ना। तो पार्टियां टूटती है, बिखरती है, कई बार कांग्रेस पार्टी भी टूटी है, कई बार बीजेपी भारतीय जनता पार्टी भी टूटी है। सभी पार्टियों में इस प्रकार के विभाजन होते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक करके हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं, समझ लेते हैं इसको। आ जाइए जरा स्लाइड पर, ध्यान देंगे दोस्तों स्लाइड पर। भारतीय राजनीति में न केवल अनेक दल है, बल्कि इन राजनीतिक दलों में भी बिखराव, विभाजन और अस्थायित्व की स्थिति बनी हुई है। बहुदलीय व्यवस्था होने के साथ ही साथ में इन दलों में भी कई बार जो है बिखराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, और बिखरे भी है, टूटे भी है। सर्व प्रमुख राजनीतिक दल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे पहले या सबसे प्रमुख दल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उसका 1969 में विभाजन हुआ। ठीक है, 1969 में, याद रखेंगे आप डेटा को। 1960 इससे पहले भी विभाजन हुआ है, याद रखिएगा, इससे पहले भी हुआ है, लेकिन जो प्रमुख विभाजन हुआ उसकी हम बात कर रहे हैं 1969 में। इस विभाजन से जन्म लेने वाले राजनीतिक दल सत्तारूढ़ पार्टी कालांतर में 4 भागों में विभाजित हो गई। अब समझिए जरा दोस्तों, जब कांग्रेस का 1969 में विभाजन हुआ था, और विभाजन के समय जो पार्टी सत्ता में थी उसी को कहा गया सत्तारूढ़, उसका भी आगे चल के 6 बार और विभाजन हुआ है, 6 अन्य दलों में और विभाजन हुआ है। ठीक है ना। तो न केवल राष्ट्रीय दल बल्कि डीएमके, अकाली दल, केरल कांग्रेस जैसे जो क्षेत्रीय दल थे उनमें भी विभाजन हुआ है। तो इस भ्रम में ना रहिए कि इस प्रकार की जो गुटबंदी होती है, जो विभाजन होते हैं, वो सिर्फ राष्ट्रीय दलों में होते होंगे या राष्ट्रीय पार्टियों में ही होते होंगे दोस्तों। वो राज्य स्तर के पार्टियों में भी होते हैं और क्षेत्रीय पार्टियों में भी होते हैं। ठीक है, तो 1988 में 1988 में जनता दल की स्थापना हुई। कब? 1988 में हुई। और जब ये कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार की गुटबंदियां चल रही थी, जब बिखराव चल रहा था, तो इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए 1988 में 1988 में भारतीय जनता दल की स्थापना होती है। ठीक है, जिसने कुछ समय के लिए एक बड़ी राजनीतिक शक्ति का रूप धारण किया, लेकिन नवंबर 1990 में जनता दल में भी विभाजन हो गया, मतलब विभाजन की स्थिति बन चुकी थी। ठीक है, और स्थिति यहां तक आ चुकी कि आज एक राजनीतिक दल जन्म लेता है और कल उसमें टूटन आ जाती है। आज राजनीतिक दल बना और कल वो टूटन की स्थिति में आ जाता है, क्योंकि सबको एक विचार पर सहमत रखना संभव नहीं है ना। चलिए, 1997 में 1997 में जनता दल का विभाजन होकर राष्ट्रीय जनता दल बन गया। इस प्रकार राजनीतिक दलों में कोई स्थायित्व नहीं है और राजनीतिक चित्र में स्पष्टता भी नहीं है। क्लियर हो पाए दोस्तों, राजनीतिक दलों में किस प्रकार विभाजन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करेंगे। अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र और अनुशासन का अभाव। तो भारत में कई प्रकार के ऐसे राजनीतिक राजनीतिक दल हैं जिनमें कोई अनुशासन नहीं है, कोई विशेष सिद्धांतों का वो पालन नहीं करते हैं, उनकी कोई विशेष नियमावलियां नहीं है जिसके अनुसार वो अपने कार्य करे। तो इसको तो व्यवहारिक रूप से आप स्वयं बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आइए स्लाइड पर। अधिकांश राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। आंतरिक लोकतंत्र मतलब क्या हुआ? उस पार्टियों के अंदर लोकतंत्र, मतलब पार्टी के जितने भी सदस्य हैं सब पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, सबका प्रभाव हो पार्टी में, ऐसा संभव नहीं है। पार्टी कुछ विशेष नेता लोग होते हैं, उनका विशेष प्रभाव होता है प्रत्येक पार्टी में। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होता है, वह अनुशासनहीनता से भी पीड़ित होती है। पार्टियों में अनुशासन नाम की चिड़िया भी नहीं पाई जाती है। ठीक है ना। अधिकांश राजनीतिक दलों में लंबे समय से संगठनात्मक चुनाव नहीं हुए हैं। सब कुछ तदर्थ आधार पर और मनोनयन की पद्धति को अपनाते हुए चला जा रहा है। मतलब इसमें राजनीतिक पार्टियों के अंतर्गत किसको कौन सी सीट देनी है, कौन सी पोस्ट देनी है, इसके लिए पार्टी के अंदर कोई चुनाव नहीं होता है। संगठन के अंतर्गत कोई चुनाव नहीं होता है, बल्कि वो लोग क्या करते हैं, बल्कि वो लोग जो है चुनाव मतलब कि नियुक्ति के आधार पर ही इन सबको कर ले। जो प्रभावपूर्ण नेता होता है वो प्रभाव में आ जाता है। ठीक है, तो दलों का निर्माण किन्हीं प्रक्रियाओं, मर्यादा, सिद्धांतों, कानून के आधार पर नहीं होता है।
ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे बात करेंगे दोस्तों, कमजोर विपक्ष। कमजोर विपक्ष तो शुरुआत से हम देखते आ रहे हैं, जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से, जब से कांग्रेस पार्टी जो है सत्ता में रही है दोस्तों, तब से ही हमारे यहाँ पर जो है एक विपक्ष, कमजोर विपक्ष का अभाव, मतलब एक शक्तिशाली विपक्ष का अभाव रहा है। क्या होता है कि जब विपक्ष शक्तिशाली होता है तो जब विपक्ष शक्तिशाली होता है दोस्तों, तो उसमें क्या होता है कि जो राजनीति व्यवस्था होती है वो बहुत सुदृढ़ तरीके से चलती है। ठीक है ना। चलिए इसको आप स्वयं पढ़ेंगे, इसको आप स्वयं पढ़ेंगे, सिंपल है, कुछ भी ज्यादा नहीं है। सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दल, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दल दोस्तों, सांप्रदायिक और क्षेत्रीय दल के अंतर्गत कुछ भी नहीं है कि जो आज जो राजनीतिक दल स्थापित तो हो रहे, गठित हो रहे हैं। दरअसल में स्पीड इसलिए खींचा हूं क्योंकि कैमरे की बैटरी डाउन हो रही है, क्लास कभी भी अपने आप ऑफ हो सकती है, टर्न ऑफ हो सकती है, ठीक है ना, इसलिए कारण से। और मैं कनेक्ट करना भूल चुका और मुझे कनेक्ट ज्यादा विशेष ज्यादा वो आता भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो जो क्षेत्रीय दल या राजनीतिक दल होते हैं दोस्तों, वो सांप्रदायिक आधार पर अपना कार्य करना मतलब सांप्रदायिक आधार पर ही उनका गठन होता है। अधिकतर राजनीतिक दलों का जो गठन ही होता है ना, वो सांप्रदायिक आधार पर ही होता है। सांप्रदायिक जैसे कि धर्म विशेष को लेकर के वो टिप्पणी करते हैं, धर्म विशेष से जो है वो अपने वोट पाने की उम्मीद करते हैं। तो इस प्रकार इसी को सबको बोलते हैं सांप्रदायिक आधार पर गठित होना, है ना। तो अधिकतर राजनीतिक दल जो है सांप्रदायिक आधार पर ही गठित हो रहे हैं, ठीक है। स्लाइड एकदम सिंपल आसान भाषा में पढ़ेंगे, समझ जाएंगे दोस्तों, कुछ भी डिफिकल्ट जैसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। दलों में आंतरिक गुटबाजी समझ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझा चुका हूं मैं आप लोगों को कि दलों के अंतर्गत आंतरिक गुटबाजी बढ़ती जा रही है। जैसे ही दल गठित होता है उसमें गुटबाजी होना चालू हो जाती है। किसी को प्रभावपूर्ण पद नहीं मिला है तो फिर वो जो है अलग होने का प्रयास करेगा, या फिर अंदर ही अंदर जो है अपने सहयोगियों को बटोरना प्रारंभ कर देता एक दल के अंदर ही, ठीक है। उसी को बोलते हैं आंतरिक गुटबाजी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट है राजनीतिक दलों की नीतियों और कार्यक्रमों में स्पष्ट भेद का अभाव। तो इसका मतलब कि जो प्रारंभिक विद्वान थे उन्होंने जैसा कहा था कि राजनीतिक दलों के लगभग जो है दोस्तों, राजनीतिक दल राजनीतिक व्यवस्था में बहुत ज्यादा प्रभावशाली होना चाहिए। जितने दल अलग अलग आ रहे हैं सबके उद्देश्य विशेष होना चाहिए और सबके अपना अपना एक एजेंडा, कार्यों का एजेंडा होना चाहिए। लेकिन ऐसा यहाँ संभव नहीं हो पाया, ऐसा यहाँ संभव नहीं हो पाया। दोस्तों इस क्लास को यहीं रोकना पड़ रहा है मुझे, बैटरी पूरी डाउन हो चुकी है। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, इनको आप स्वयं पीपीटी के माध्यम से समझने का, नोट्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कंफ्यूजन होगा तो हम वाकई में वापस से शुरुआत कर देंगे इसकी, ठीक है। ठीक है, ओके दोस्तों, थैंक यू।